लेकिन जितेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि अमित सर ने यहाँ पर बताया कि मोदी जी की जो एक अपील थी यहाँ पर कि गोल्ड को थोड़ा सा आप कम खरीदिए, कम कंज्यूम करिए, उसके बाद थोड़ी सी और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी, इंपोर्ट ड्यूटी भी की गई थी यहाँ पर, बढ़ाई गई थी वहाँ पर। तो क्या लग रहा है कि सर जो फिजिकल फॉर्म में इनकेस अगर खरीदना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसको आप क्या लगता है कि उसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी रहेगा, क्योंकि अभी सीजन शुरू होने वाला है, और इनकेस अगर वो खरीदना चाह रहे हैं आगे चल के फिजिकल गोल्ड में खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या आपको क्या रणनीति हो सकती है और कैसे वो खरीद सकते हैं उसको? देखिए, अगर फिजिकल फॉर्म में खरीदना चाह रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर यूटिलाइजेशन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अब क्योंकि सीजन आने वाला है, फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, तो गोल्ड की खरीदारी जनरली इन सीजन में बढ़ती है और लोग जो है फेस्टिवल्स के लिए निवेश करते हैं। लेकिन दो चीजें हैं। एक, पहली बात, यूटिलाइजेशन क्या है। अगर मैरिजेस की हम बात करें तो मैरिजेस में यूटिलाइजेशन जो गिफ्टिंग होता है और गोल्ड दूसरी फॉर्म में खरीदा जाता है, तो अगर वो होगा तो निश्चित तौर पे गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अब और सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं, केवल फिजिकल गोल्ड नहीं रह गया है। तो दूसरे ऑप्शंस भी आ गए हैं जिनका की कम लागत है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका जो डिफरेंस है वो हमें जरूर देखने को मिलेगा। तो फिजिकल गोल्ड केवल निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इन्वेस्टर कॉशियस होंगे। और खासकर जितना महंगा हो गया है हर किसी, अब मैं तो ये कहूंगा कि एक मिडिल क्लास के लिए शायद आउट ऑफ रेंज हो गया है कितना, जितना जिस लेवल पे प्रीमियम गोल्ड का भी पहुंच सर हाँ गया एक है। कंसर्न है। तो वो तो प्रीमियम जो हो रहा है उसकी वजह से भी जो है, तो एक तो फिजिकल गोल्ड की खासकर जो खरीदारी है वो मुझे लग रहा है यूटिलाइजेशन पे बहुत कुछ निर्भर करेगी। और केवल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अब इन्वेस्टर्स जो है दूसरे ऑप्शंस है उनको प्रेफर करना ज्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि उसमें लागत कम है, कॉस्ट कम है और निकासी बहुत जल्दी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर। अमित सर, आपका क्या कहना है कि केस अगर फिजिकल बायर्स यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं गोल्ड को, और क्योंकि एक प्रीमियम एक बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, खासतौर पर जब ये इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह बढ़ाई गई है, अभी क्या रणनीति बना सकते हैं? कई सारे निवेशक ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर पैसा लगा देते हैं, ETF में पैसा लगा देते हैं, बाद में जब फिजिकल फॉर्म में खरीदना होगा त्योहारी सीजन में, तब हम लोग उसमें पैसा विड्रॉ करके उसमें लगा देंगे। क्या ये स्ट्रैटेजी सही हो सकती है या कुछ और आपकी राय रहेगी? यस यस अभिषेक जी, अगर देखिए जैसे अभी गोल्ड 154 के आसपास चल रहा है, 151 के आसपास का ड्रॉप मिलता है, तो वहां पर ये रणनीति लगानी चाहिए, कहीं पर भी बाय नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं ना देसी आदमी हूँ, देसी स्टाइल में बाजार को समझता हूँ। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ अभिषेक जी। 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये नोटबंदी हुई थी। उस दिन रेट 31,000 32,000 रुपए का रेट चल रहा था गोल्ड में, और ब्लैक मार्केट में लोग जिनके पास कैश रखा हुआ था वो 60,000 70,000 रुपए की भी डील करके आ गए थे बाजार में, क्योंकि वो डिस्पोज करना था जो हाँ, कैश रखा था। जिनको वो कैश को यूज करना था। तो पॉइंट मेरा ये है कि उस समय हमें ऐसा लग रहा था यार लोग पागल हो गए हैं, 70,000 रुपए का सोना खरीद रहे हैं अपने कैश को खपाने के लिए। आज वही लोग 2016 से 2026 में गोल्ड को 1,55,000 रुपए का भाव देख रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि भाई गोल्ड और सिल्वर कहीं पर भी कुछ भी लो, डरो मत। अगर कोई करेक्शन आता है तो होल्डिंग कैपेसिटी रखो और माइंडसेट को क्लियर रखो कि भाई 3 साल 5 साल 10 साल तक मुझे छूना भी नहीं है। पैसे खर्च हो चुके हैं, मूवी जाके देख चुके हो, अब वापस नहीं मांग सकते थिएटर वाले से कि भैया मेरे को मूवी पसंद नहीं आया, पैसा वापस कर दो। तो इस तरह के माइंडसेट से गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टिंग करते रहिए। कोई भी भाव महंगा नहीं होता है। हाँ, टाइम करेक्शन में बाजार आपको थोड़ा थका सकता है। और दूसरा एक माइंडसेट और डेवलप करना चाहिए कि हम जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियोज को हेज करने के लिए कर रहे हैं, ना कि हम इसमें कमाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर ये दो माइंडसेट से इन्वेस्टिंग करते रहें गोल्ड सिल्वर में, तो मुझे नहीं लगता कभी कोई दुख देगा ये। हाँ सर, लेकिन पोर्टफोलियो हेज का आपने जिक्र किया। जितेंद्र सर, आपसे समझना चाहूँगा कि क्या लगता है कि गोल्ड को एज एन पोर्टफोलियो हेज के तौर पे इस्तेमाल ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन के तौर पे भी इसको अब लेना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि अब इसकी जो वैल्यू है धीमे धीमे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी ऑब्वियसली बात है, ट्रेडिशनल वे में भी जाएँ या पुराने ज़माने में भी जाएँ, तो वहाँ से देखते हुए इसकी एक वैल्यू जो बनी हुई है वो तो लगातार बनती रहेगी। लेकिन अभी क्या लगता है कि सर थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, पोर्टफोलियो हेज वर्सेज लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन? देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले ऑप्शंस भी नहीं थे आपके पास, गोल्ड ETF नहीं था जिससे जो है, जैसे मैंने कहा, आसानी से आप खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ऑप्शंस नहीं थे इन्वेस्टर्स के पास। आज की डेट में इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन है। अगर कोई बढ़ती हुई रैली में हिस्सा लेना चाहे तो शायद ETF के जरिए बहुत आसानी से ले सकता है और आसानी से निकाल भी सकता है, क्योंकि आप जो है रियल टाइम में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास ज्यादा आ गए हैं। हालांकि मानना यही है कि गोल्ड जो है एक एसेट एलोकेशन का हिस्सा ही होना चाहिए,
लेकिन इन्वेस्टर साइकोलॉजी होती है, और जब आपको ट्रेडिंग दिखाई देती है और आप आसानी से कर सकते हैं तो इन्वेस्टर माइंडसेट जरूर उस ट्रेडिंग की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है वो ऑप्शंस ओपन है इन्वेस्टर्स के लिए, बट फिर भी गोल्ड को जो है एज एन एसेट एलोकेशन का हिस्सा ही लेके चलना चाहिए, जो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। अब ये इस तरह की रैलीज, जो रैलीज हमने देखी है, पहले भी हमने गोल्ड के अंदर रैलीज देखी है, तो गोल्ड में हमेशा इस तरह की रैलीज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, अभी के लिए क्या चेंज है, तो मैं ये कहूंगा कि शायद बेस चेंज हो गया है। अब जो है कितना, कहां तक गोल्ड जाएगा, कहां पे थमेगा, वो एक डायरेक्शन देना बहुत मुश्किल है और वो पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स रैली में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, लेकिन एसेट एलोकेशन का हिस्सा जो है वो ज्यादा अच्छी अप्रोच है जब आप गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज को रखते हैं। एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी जो है वो राइट स्ट्रैटेजी यहाँ पर हो सकती है, इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर रखते हैं। तो थोड़ा सा चांदी का भी यहाँ पर रुक कर लेते हैं और देखते हैं कि चांदी के भाव फिलहाल अभी क्या चल रहे हैं। और अगर मैं देख सकूँ तो फिर कम से कम 2,36,000 के आसपास अभी चांदी MCX पर ट्रेड होती हुई दिख रही है। हालांकि हल्की सी इसमें भी गिरावट है, लेकिन ठीक ठाक लेवल इसने भी यहाँ पर क्रॉस कर लिए। 2,40,000 के आसपास इसके भाव पहुंचे थे। अमित सर, क्या लगता है कि चांदी में अभी, क्योंकि इसमें भी मजबूत तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में, अगर इसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो अभी क्या लगता है सर कि ये भी तेजी इसमें बरकरार रहेगी या फिर इसमें सप्लाई वाला भी हिसाब किताब बन रहा है, बिसाइड कि जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स है वो इतने हावी होते हुए इस पे नहीं दिख रहे हैं? अभिषेक जी देखिए, बेस्ट पॉसिबल यहाँ से 4 से 5% का और गेन दिखा सकती है, यानी 2,45,000 46,000 रुपए तक। और ये कब तक पॉसिबल है? जब तक ये 2,30,000 रुपए के ऊपर स्टेबल है। 2,30,000 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो प्रोबेबली हम इसमें वापस से गिरावट देखें। और फाइनल आंकड़ा है 2,23,000 का आंकड़ा अगर कट जाता है तो बाजार को 2 लाख रुपए तक भी हम देख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशनल है। पहले तो 2,30 के नीचे की स्टेबिलिटी आकर 2,23 को काटना पड़ेगा, उसके बाद 2 लाख रुपए का आंकड़ा दिख सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में सिल्वर बुलिश है। यहाँ से 2,41,500 और 2,45,000 तक बेस्ट पॉसिबल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखते हैं, जब तक 2,30 के ऊपर स्टेबल है। तो ये ट्रेडिंग का बाजार है, चांस में डांस करते रहिए। और बाजार में बार बार, कल भी हमने देखा 2,40,600 का आया था, 2,33,800 का लो है। तो इस इस मोमेंटम को एंजॉय करिए, स्विंग ट्रेड्स करिए। ठीक है, मतलब सर गोल्ड की तरह यहाँ पर भी रणनीति वैसे बना के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है यहाँ पर अपनी थोड़ी सी कॉल्स वगैरह जो होंगी एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, प्रॉफिट मुनाफा वसूली करके थोड़ा सा निकल सकते हैं यहाँ पर, राइट? जी। जितेंद्र सर, आपको क्या लगता है कि इनकेस अगर सिल्वर की एलोकेशन की यहाँ पर बात करें, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा इसका प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, फ्यूचर में बोला जा रहा है कि सप्लाई काफ़ी इसकी तगड़ी रहेगी, डिमांड्स लगातार बढ़ेंगी, सोलर पैनल्स EVs वगैरह में यहाँ पर काफ़ी डिमांड इसकी बढ़ती हुई दिख सकती है, तो क्या लगता है सर इनकेस अगर पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात करें, गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एलोकेशन रखना सही रहेगा सिल्वर में? नहीं, देखिए क्या है, पहली बात तो ये इन्वेस्टर्स का अलग अलग रिस्क एपेटाइट है। दूसरा, गोल्ड को सिल्वर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। तो जब इन्वेस्टर्स गोल्ड को अपने एसेट एलोकेशन में इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ भी देखते हैं। लेकिन सिल्वर जो है कंसिडरेशन ज्यादा वोलेटाइल होगा। और हम इन्वेस्टर जब एसेट एलोकेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो उनका वो इक्विटी पोर्टफोलियो जो है वोलेटिलिटी है। अब अगर मैं सिल्वर को भी जो है ज्यादा रेशो में अगर मैं इंक्लूड कर लूंगा तो ये पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा एलोकेशन जो है मैं गोल्ड को ज्यादा दूंगा उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, सिल्वर को थोड़ा कम दूंगा एसेट एलोकेशन में, क्योंकि वोलेटाइल ज्यादा है और हर इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट नहीं है कि वो सिल्वर की इतनी वोलेटिलिटी को जो है अपने पोर्टफोलियो में देख सके। तो इसलिए जो है गोल्ड को मैं ज्यादा एलोकेशन दूंगा अभी भी पोर्टफोलियो के अंदर। अमित सर, आपका भी यही कहना है कि मतलब गोल्ड को ज़्यादा एलोकेशन देना चाहिए और सिल्वर में थोड़ा सा कम, क्योंकि आगे चल के गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है रिटर्न्स के मामले में, अगर देखा जाए ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं ये? अभिषेक जी, तेलगी जी की एक सीरीज आई थी जिसमें वो कहते थे कि भाई पैसा कमाना नहीं, मुझे पैसा बनाना है। बहुत सारे लोग नहीं बना पाते सर, कमा तो लेते, बना नहीं पाते। पैसा बनाना है, सेफ्टी रखना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फील करना है तो गोल्ड बेटर है। और पैसा कमाना है तो चांदी बेटर है। चांदी नो डाउट वोलेटाइल बहुत है, रिस्की बहुत है, तो पोर्टफोलियो का कम पार्ट रखिए। और अगर कहीं कभी इन केस, देखिए यू नेवर नो, हमने 4 लाख का भाव भी नहीं सोचा था, हमने 2 लाख रुपए टेस्ट कर जाएगा ये भी नहीं सोचा था 2 महीने के अंदर। तो कभी ना कभी हो सकता है 1,70 1,80 के आसपास मिले, तो वहां पर चांस में डांस करिए।
लेकिन सर क्या लग रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब कमाना और बनाना दो अलग अलग चीज़ें वैसे भी होती हैं। कुछ लोग सर फोकस करते हैं बनाने के ऊपर भी, कहते हैं कि लोग कमा तो लेते हैं लेकिन उसको कैसे बनाना है, कैसे निवेश करना है, इसके ऊपर भी एक बहस छिड़ी हुई है और लोग कहते हैं बनाना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्या लगता है सर, इन केस अगर बनाने की फिलॉसफी थोड़ी सी चेंज यहाँ पर करने की ज़रूरत है, सही जगह पैसा लगा के, ठीक से पैसा लगा के वहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है सिल्वर में? देखिए अभिषेक जी, बनाना है तो जैसा मैंने कहा ना कि अगर अभी 170 180 आ जाए तो वहां पर अपॉर्चुनिटी को एनकैश करिए, वहां पर आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करके एंट्री पॉइंट बनाइए और फिर वहां से जब बाजार में रैली चालू होगी तो पैसा अपने आप मार्केट बना के देगा। अभी का जो मार्केट है वो कमाने वाला मार्केट है, तो अभी कमाना आपको खुद पड़ेगा, बाजार कमा के नहीं देगा। यानी आपको डिसाइड शॉर्ट करना टर्म के पड़ेगा लिहाज से कमाइए हाँ, और लॉन्ग टर्म के कमाइए, लिहाज से बनाने की कोशिश करिए यहाँ बनाइए पर। जी। ठीक सर, इस साल के एंड तक क्या देख रहे हैं आप? मतलब अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करें। सिल्वर देखिए अभिषेक जी, 2,71,000 2,72,000 अगर कट जाता है तब तो हम इसको 3 लाख रुपए तक देख सकते हैं, वरना मुझे लगता है 270 और 170 की मोटा माटी रेंज रहेगी। शॉर्ट टर्म में कभी बुलिश हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में कभी बेरिश हो जाएगा, इसी तरह से तंग आते रहेगा बाजार। ऐसा अभी तक के प्रोस्पेक्ट हैं। बाकी अगर कहीं व्यूज चेंज होते हैं तो मैं जरूर इसी शो में आकर बता दूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि भाई अब मंदी मत करिए, भाई बड़ी तेजी ट्रिगर हो रही है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ 2,23,500 जब तक इंटैक्ट है, जब तक नहीं तोड़ रहा है तब तक मंदी आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, हमें सब